19 सितंबर 1990 कालका जी, दिन के करीब 11:30 बजे का वक्त। देश बंधु कॉलेज के बाहर सड़क पर भीड़ है। एंटी मंडल प्रोटेस्ट, नारे, गुस्सा और उसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का खड़ा है। फिर कुछ सेकंड के लिए वक्त रुक जाता है। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ पास खड़ा एक सिख पुलिस वाला जो अपने नंगे हाथों से वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसी पल एएफपी का एक फोटोग्राफर आर रविंद्रन फैंस फांद कर अंदर कूदता है और कैमरे का शटर दबा देता है। अगली सुबह वो एक फ्रेम लगभग हर अखबार का फ्रंट पेज होता है। आग में घिरा एक नौजवान और कुछ ही हफ्तों में वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। वो लड़का, नाम राजीव गोस्वामी, उम्र 19 साल, देश बंधु कॉलेज में 3rd ईयर कॉमर्स का स्टूडेंट। वो बच गया, बुरी तरह झुलसा पर बच गया। स्टूडेंट्स ने एम्स वाले चौराहे को कुछ दिनों के लिए राजीव चौक तक कह डाला। वो आगे डीयूसीयू का प्रेसिडेंट बना और फिर पूरे 14 साल उन्हीं जलन के जख्मों से लड़ता रहा। 2004 में उसकी मौत हुई। उसके भाई ने द टेलीग्राफ को बताया था कि राजीव ताउम्र एक अफसोस ढोता रहा, ये कि उस आग का आखिर में कोई असर नहीं। इस वीडियो के शूट होने से कुछ महीने पहले एक इंस्टाग्राम पेज बनता है, नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ये तब की बात है जब देश एक और आंदोलन के हैंगओवर में था। वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले, वो सैटारिकल यूथ मूवमेंट जिसने नीट पेपर लीक पर पूरी सड़कें भर दी थी और 25 जुलाई 2026 को एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तक करवा लिया। तो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन उसी की परछाई में चलना चाहता था। वही जंतर मंतर, वही एनर्जी। 21 अगस्त को द लॉजिकल इंडियन ने रिपोर्ट किया कि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट रामलीला मैदान शिफ्ट करने का एनओसी दिया। सिर्फ 500 लोग, शाम 4 बजे तक। आंदोलन ने फिर भी जंतर मंतर पकड़े रखा, लगा मोमेंटम बन रहा है। फिर आया 22 अगस्त, लखनऊ। एक टेबल के पीछे हर्ष दुबे, बगल में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, जो एक स्टूडेंट डेलीगेशन को भरोसा देते हैं कि उनकी मांगे 2 दिन में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा दी जाएगी। हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद, आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। और ठीक उसी वक्त एक्स पर एक पोस्ट आती है। अजीत भारती, जो कल तक इसी आंदोलन के साथ खड़े दिखते थे, हर्ष दुबे से किनारा कर लेते हैं। कहते हैं ना ये प्रोटेस्ट उन्होंने बुलाया था, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1990 में आग थी, 2026 में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों का अंत एक जैसा, कुछ नहीं, कम से कम अब तक। और ये अकेला केस नहीं, इससे कुछ दिन पहले राजस्थान और महाराष्ट्र में भी एंटी रिजर्वेशन डेमोन्स्ट्रेशंस निकले। वो भी हवा में फैले, हवा में घुल गए। आरक्षण भारत के संविधान का हिस्सा शुरू से ही था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बने संविधान ने आर्टिकल 15 और 16 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा। ये किसी की दया नहीं थी, ये हजारों साल के हिसाब का एक हिस्सा था। अंबेडकर ने अपनी 1936 की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक लाइन लिखी थी, जो कि आज भी जाति को समझने का सबसे सटीक टूल है। जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये मजदूरों का बंटवारा है। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। सिस्टम तय करता है कि तुम कौन सा काम करोगे, इसलिए नहीं कि तुम उसमें अच्छे हो, बल्कि इसलिए कि तुम पैदा किस घर में हुए हो। बहरहाल थोड़ा आगे की टाइमलाइन देख ली जाए। 29 जनवरी 1953 जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने आर्टिकल 340 के तहत पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया। हेड किया काका कालेलकर ने। 1955 में रिपोर्ट आई और लगभग
ठंडे बस्ते में चली गई। 1979 में मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने दूसरा कमीशन बनाया। हेड किया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मंडल कमीशन ने 11 इंडिकेटर्स के आधार पर बैकवर्डनेस नापी। 30 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंप दी गई। सिफारिश ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और हायर एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन, पुराना SC/ST कोटा जोड़े तो आंकड़ा 49.5% है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को मिली और दो प्रधानमंत्री, पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, दोनों ने इसे फाइलों में दबाए रखा। कहते हैं राजीव गांधी ने इसे कैन ऑफ वॉर्म्स कहा था, यानी एक ऐसा पिटारा जिसे खोलते ही कीड़े बाहर निकल आएंगे। 10 साल तक ये पिटारा एक बंद कमरे की तरह पड़ा रहा। सत्ता वाले डरते रहे, विपक्ष वाले भी। दोनों जानते थे कि जो ये दरवाजा खोलेगा आग उसी तरफ आएगी। दरवाजा किसी और को खोलना था। पहले एक दो लाइन में बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स के बीच 155 mm हावित्जर गन की एक डील साइन होती है। बिजनेस स्टैंडर्ड और जी न्यूज की टाइमलाइन के मुताबिक ये डील थी करीब 1437 करोड़ रुपए की, यानी उस वक्त के लगभग 140 करोड़ डॉलर। ठीक एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो दावा करता है कि बोफोर्स ने ये डील पाने के लिए इंडियन पॉलिटिशियंस और डिफेंस ऑफिशियल्स को पैसे खिलाए। मामला इतना बढ़ा कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई। वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट की गठबंधन सरकार बनाई। बाहर से सपोर्ट दे रहे थे लेफ्ट और आश्चर्यजनक किंतु सत्य बीजेपी। ऑब्वियसली ये एक ऐसी सरकार थी जो भरोसे पर नहीं, समझौतों पर टिकी थी। वो जंगा टावर जिसका हर ब्लॉक गिरने के लिए डेस्टिंग था। 7 अगस्त 1990 कुर्सी बचाने के लिए वीपी सिंह ने आखिरी पत्ता खेला। अनाउंसमेंट किया कि मंडल कमीशन लागू होगा। ओबीसीज को सेंट्रल जॉब्स में 27% रिजर्वेशन। जिस कैन को सब छूने से डर रहे थे, वीपी सिंह ने उसका ढक्कन खोल दिया। व्हाई? बिकॉज ही कैन। एनीवे, इस पीजे के बाद आगे बढ़ते हैं और इस कैन में से सच में कीड़े निकले, लेकिन उस मात्रा में जिस मात्रा में दी ममीज मूवी के एक विभत्स सीन में निकले थे। देश उबल पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस केंद्र बन गया। कैंडल मार्च, धरने, डीटीसी बसें हाईजैक और फिर वो 19 सितंबर जब राजीव गोस्वामी की तस्वीर, सब कुछ बदल गई। वो अकेली कहानी नहीं थी। उन्हीं दिनों 19 साल की मोनिका चड्ढा ने भी खुद को आग लगा ली। 10 दिन अस्पताल में रही, फिर नहीं बची। आंकड़े रोंगटे खड़े करते हैं। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि करीब 200 लोगों ने सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। 60 से ज्यादा की मौत हुई। पहली मौत सुरिंदर सिंह चौहान की 24 सितंबर 1990। उधर 6 राज्यों की पुलिस फायरिंग में 50 से ज्यादा और जाने गए। फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जाफरलो ने मंडल पर एक किताब लिखी, इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन। उनका तर्क था कि सड़कों की हिंसा कुछ महीनों की थी, पर असली इंपैक्ट लॉन्ग टर्म था। इस उथल पुथल के बाद पॉलिटिक्स में ओबीसी और SC/ST का रिप्रेजेंटेशन बदलने लगा, खासकर यूपी और बिहार में। सोचिए, आरक्षण के खिलाफ उठी सबसे बड़ी आग भी आखिर में आरक्षण को पीछे नहीं धकेल पाई। उसने बस पॉलिटिक्स का रंग बदल दिया। मंडल का फैसला कोर्ट तक पहुंचना ही था। पहुंचाया इंदिरा साहनी ने, दिल्ली की एक लॉयर और जर्नलिस्ट। 1 अक्टूबर 1990 को उन्होंने मंडल की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब तक कुर्सियां तेजी से बदल गईं। वीपी सिंह गए, चंद्रशेखर आए और चले भी गए। 1991 में कांग्रेस लौटी। PV नरसिम्हा राव PM बने और 25 सितंबर 1991 को उन्होंने सवर्णों का गुस्सा ठंडा करने के लिए आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन भी जोड़ दिया। और फिर 16 नवंबर 1992 9 जजों की बेंच। फैसला इतना बड़ा कि आज हम उसे इंदिरा साहनी केस के नाम से पढ़ते हैं। कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को संवैधानिक ठहराया, 3 शर्तों के साथ। एक, क्रीमी लेयर, ओबीसी का संपन्न तबका फायदे से बाहर। दूसरा, रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में नहीं। और तीसरा, कुल रिजर्वेशन 50% कभी पार नहीं करेगा। इस लकीर के पीछे भी तर्क आम्बेडकर का ही था। उन्होंने संविधान सभा में पूछा था कि अगर किसी कम्युनिटी के लिए
70% पोस्ट रिजर्व कर दिए और सिर्फ 30% ओपन छोड़ो तो क्या इसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कहेंगे? यही सवाल 50% की नींव बना। 1985 केसी बसंत कुमार बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी लिखते हैं कि कमजोर तबकों को सहारा चाहिए, सुविधा चाहिए, धक्का चाहिए और ये उनकी खैरात है, हक है। वो पैरिटी मांग रहे हैं, चैरिटी नहीं, पैरिटी नॉट चैरिटी। ये इस वीडियो का और शायद पूरे रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन बहस का सार है, सार होना चाहिए। उसी फैसले में रेड्डी एक और लाइन लिखते हैं, द डेज ऑफ द्रोणाचार्य एंड एकलव्य आर ओवर। जिस 50% की लकीर पर इतनी कसमें खाई गईं, उसे तोड़ने में कोई पीछे नहीं रहा। जनवरी 2019 मोदी सरकार 103वां संविधान संशोधन लाई, ईडब्ल्यूएस को 10% अलग रिजर्वेशन। कुल आंकड़ा 49.5 से 59.5% पहुंचा। चुनौती दी गई पर 2022 में जनहित अभियान केस में कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, ये कहकर कि ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी है, 50% से बाहर। यानी कोर्ट ने अपनी ही 30 साल पुरानी दीवार में एक दरवाजा बना दिया। और राज्य, वो तो ये दीवार कब का फांद चुके थे। तमिलनाडु में 1994 से 69% रिजर्वेशन 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित। कर्नाटक ने 2022 में एससी कोटा 15 से 17% और एसटी कोटा 3 से 7% किया, कुल 56%। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2022 में इसे 77% तक ले जाने का बिल पास कर लिया। बिहार, अक्टूबर 2023 में नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे कराया, फिर रिजर्वेशन 50 से 65% तक कर दिया। स्क्रॉल और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और 20 जून 2024 को पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इसे आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताकर रद्द कर दिया। अब गौर करिए, बीजेपी, जेएमएम, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, पक्ष हो या विपक्ष, इस मामले में सबकी पेंसिल एक ही दिशा में चली। लकीर किताबों में बनी रही, जमीन पर हर कोई उसके पार खड़ा है। 2006 यूपीए सरकार, एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने प्रपोज किया कि एम्स, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स में ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। इस बार सड़क पर डॉक्टर्स आ गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स यूथ फॉर इक्वालिटी के बैनर तले मार्च हुआ। एम्स दिल्ली में करीब 150 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठ गए। आईआईटीज जुड़ी और खूब शोर हुआ। नतीजा वही। 10 अप्रैल 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में फैसले को बरकरार रखा। बस एक शर्त कि इस कोटे से भी ओबीसीज की क्रीमी लेयर बाहर रहेगी। आंदोलन बर्फ की तरह पिघल गया। 1990 की आग बुझी, 2006 की भूख हड़ताल बुझी, 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुझी और यही वो असली सवाल सामने आता है जो पूरी कहानी की रीढ़ है। जो पक्ष है वो नहीं हारता, जो विपक्ष है वो भी नहीं हारता, फिर हर बार हारता कौन है और क्यों? आरक्षण की लड़ाई दिखती है पक्ष बनाम विपक्ष, पर असल में जब बात इसकी आती है तो दोनों पहले हाथ मिला लेते हैं और यही वजह है कि इसके खिलाफ उठी कोई आग कभी जीत नहीं पाती। भारत में एससी, एसटी और ओबीसी मिलकर आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। सच्चर कमेटी के आंकड़ों के हिसाब से ही अकेले हिंदुओं में एससी करीब 22% हैं और ओबीसी का हिस्सा अलग अलग एस्टीमेट्स में 40 से 50% के बीच। एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक कोई पूरा कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। खैर, इसे जोड़ लें तो बात आसानी से आबादी के 2/3 तक पहुंचती है। कोई पार्टी, पक्ष हो या विपक्ष, इतने बड़े वोट बैंक को खुलकर नाराज करने का रिस्क नहीं लेता, ले भी नहीं पाएगा। इसलिए किरदार अपने डायलॉग बदल लेते हैं। जो बीजेपी कभी मंडल के खिलाफ खड़ी थी, आज खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी बताती है। जिस कांग्रेस ने दशकों तक कालेलकर और मंडल रिपोर्ट दबाए रखी, आज उसका सबसे बड़ा नेता 50% की दीवार तोड़ने की बात कर रहा है। जरा दोनों की अदला बदली देखिए। कांग्रेस के पास आज भी सितंबर 1990 का राजीव गांधी का लंबा लोकसभा भाषण है, जहां उन्होंने मंडल का खुलकर विरोध किया था। उधर बीजेपी, जो शुरू में वीपी सिंह को बाहर से सपोर्ट दे रही थी, उसका विरोध सीधा नहीं तिरछा था। एल.के. आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। मंडल कमंडल की लाइन यहीं से आई। मंडल जाति की बात कर रहा था, कमंडल धर्म की।
अक्टूबर 1990 में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। पर आज सत्ता का रवैया खुलकर प्रो रिजर्वेशन है। 2024 के लोकसभा कैंपेन में पीएम मोदी ने कई रैलियों में एक ही लाइन दोहराई। एएनआई और बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है कोई एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण नहीं छीन सकता। एक रैली में तो उन्होंने ये तक कहा कि अगर खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आकर कहें कि आरक्षण खत्म कर दो तब भी नहीं होगा। और विपक्ष, अप्रैल 2025 अहमदाबाद साबरमती के किनारे एआईसीसी अधिवेशन न्याय पथ। राहुल गांधी ने 3 ऐतिहासिक संकल्प गिनाए। पहला, राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% सीमा खत्म कर दो। दूसरा, एससी एसटी सब प्लान को कानूनी शक्ल देना। तीसरा, आर्टिकल 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन। देखिए क्या हुआ, सत्ता कहती है हम रखवाले हैं, विपक्ष कहता है कि हम और आगे ले जाएंगे। दोनों की दिशा एक। इस मामले में ये शोले के जयवीरू हैं जो अलग अलग दिखते हुए एक ही तरफ लड़ते हैं। और यही एंटी रिजर्वेशन आंदोलन की असली त्रासदी छिपी है। उसके पास नंबर नहीं, उसके पास कानूनी कवच नहीं, क्योंकि राज्य अपने कोटे 9वीं अनुसूची में डालकर कोर्ट से ही बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई एक चेहरा, कोई एक लीड सिंगर नहीं है। 1990 का आंदोलन भी बिखरा और लीडरलेस था। 2026 में भी वही। एक इंस्टाग्राम पेज बना, कॉल उठी और भीड़ जमा हुई, पर एक फेस नहीं बना। जंतर मंतर पर एक तरफ अलग प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ करणी सेना अपने हिसाब से, यानी कि आवाजें बहुत थी, गाना एक भी नहीं। जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही किले की रखवाली कर रहे हों तो उस किले पर अकेले पत्थर फेंकने वाला हारेगा ही। यही इस खेल का असली नियम है। तो अब लौटते हैं उस आग पर जहां से हम शुरू हुए थे, राजीव गोस्वामी की आग। एंटी रिजर्वेशन आंदोलन एक सवाल पूछता है, मेरा हक क्यों छिन रहा है? पर उससे बहुत पहले एक और आवाज ने एक अलग सवाल पूछा था, मेरा हक था कब? 1855 पुणे, सावित्रीबाई फुले के स्कूल की एक स्टूडेंट मुक्ताबाई साल्वे, मांग समुदाय की एक किशोरी, उसने एक निबंध लिखा जिसे आज भारत की पहली दलित स्त्री की आवाज में गिना जाता है। उसने पूछा था कि जिस धर्म ने हमें पढ़ने, कुएं से पानी लेने, इंसान होने तक का हक नहीं दिया, वो धर्म हमारा कैसे? रिजर्वेशन की पूरी बहस असल में इसी सवाल का आधुनिक जवाब है। और करीब एक सदी बाद यही सवाल एक कवि ने कुछ शब्दों में रख दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश। जुलाई 2024 में जब एक विधायक ने इसे राजस्थान असेंबली में पढ़ा तो इसे रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया। एक कविता जो सत्ता को आज भी असहज कर देती है। और आखिरी आयरनी जिस पर पूरी बहस अटकी है, वो 2 नाम जिन्होंने लोअर कास्ट के लिए रिजर्वेशन सबसे ज्यादा बढ़ाया, वीपी सिंह जिन्होंने मंडल लागू किया, और अर्जुन सिंह जिन्होंने 2006 में इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कोटा दिया, दोनों खुद ठाकुर थे। द प्रिंट ने ठीक ही नोट किया है कि ठाकुर का कुआं का ठाकुर एक मेटाफर है, कोई एक जाति नहीं है। वो कुआं एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हिलाने वाले कभी कभी उसी के अंदर से निकलते हैं। शायद इसीलिए ये लड़ाई कभी सच में पक्ष बनाम विपक्ष थी ही नहीं, पाले तो दिखावे के लिए हैं। असली सवाल हमेशा एक ही रहा है, बराबरी, पैरिटी एंड नॉट चैरिटी। राजीव गोस्वामी की आग बुझ गई, आरएचए की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, पर जो सवाल 1855 में मुक्ताबाई ने पूछा था अब भी जल रहा है। और जब तक फिर अपना क्या का जवाब बराबरी नहीं होता है, ये आग बार बार लौटेगी, कभी सड़क पर, कभी संसद में, कभी एक इंस्टाग्राम पेज पर। यही हिस्ट्री है और हिस्ट्री रिपीट्स। देखते रहिए जिंदाबाद।